जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, भारत लगातार विविधताओं भरा देश जिस तरीके से बना हुआ है और पूरी की पूरी परिस्थितियां इस तरीके से हैं कि हालात मतलब देखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं कि सतरंगी हमारा समाज है, सब चीज़ें हैं। लेकिन जब इस समाज के विवाद सामने आते हैं और जब इसके इश्यूज सामने आपके सामने इस तरीके से खड़े हुए मिलेंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि असलियत में हम जहाँ कहाँ रहे हैं और उसका मामला क्या है। उसके बाद आप अपना एक ओपिनियन डेवलप कर लेते हैं और लास्ट में लगता है कि भाई मैं ही ठीक हूं और बाकी पूरी दुनिया गलत है। और यहाँ इस विवाद के अंदर पूरा देश जो है उलझ के खड़ा हो जाता है। ठीक है, यहाँ हमारे मतलब अलग अलग डायमेंशंस को देखने के बाद मेरे जैसा व्यक्ति तो यही सोचता है कि हम लोग किस बेवकूफ़ों की फौज के बीच में खड़े होकर अपने देश को बनाने की सोच रहे हैं। इस देश का क्या होगा जब हम छोटी छोटी बात के ऊपर इतना सर में दर्द कर लेते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं। और मजे की बात, जिस चीज़ पर हम लड़ रहे हैं उस चीज़ का ज्ञान हमें होता ही नहीं है और उसके प्रभावों का तो हम सोच भी नहीं सकते कि व्हाट इम्पैक्ट इट कुड क्रिएट ओवर द सोसाइटी फॉर अ लॉन्ग टर्म। लंबे समय के लिए जो है ये हमारी सोसाइटी के ऊपर क्या आरोप का क्या प्रभाव डालेगा, इसके बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते। इस चीज के ऊपर मैं आज डिस्कशन करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट तो कि अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो जैसे ही आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिक एनसीईआरटी के कोर्स की आपको जरूरत, एनसीईआरटी पढ़ने की आपको जरूरत होगी। तो हमने एक एनसीईआरटी का कोर्स चालू किया है जो ज्योग्राफी की 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी के कंसेप्ट, यानी 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स और साथ में मैपिंग आपको करवाई जाएगी। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप हमारे इस बैच से जुड़िए ताकि हम आगे आप तैयारी में अपने घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। जूम पर क्लास होगी, 500 रुपीज़ पर मंथ इसकी फीस है। तो जल्दी से जल्दी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है हमारा क्या नाम है, बुर्के का, भारत के अंदर बुर्का विवाद। तो असलियत में बुर्का है क्या? क्या ये भारतीय समाज में ही है या दुनिया के हर समाज के अंदर है? तो असलियत में कभी भी आप उठाकर देख लीजिएगा कि ये कहानी वुमन यानी महिला से शुरू होती है। अगर आप महिलाओं को देखेंगे तो कहीं ना कहीं पेट्रियार्कियल सोसाइटी यानी पुरुष प्रधान समाज के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये पेट्रियार्कियल सोसाइटी यानी पुत्र या पुरुष प्रधान समाज जो होता है, इसमें महिला को हमेशा दबा के रखने की कोशिश की जाती है और महिला के ऊपर हमेशा रिस्ट्रिक्शंस यानी दबाव हमेशा बना के रखा जाता है। और अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ ये महिलाओं को दबाने के लिए हम लोग उसके ऊपर मारपीट करते हैं तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। वास्तव में लड़की को पैदा होते ही मानसिक रूप से लड़की बनाया जाता है। मानसिक रूप से मतलब उसे हर कदम पर छोटी छोटी बातें इस तरीके से बताई जाती हैं जिसके अंदर बेटा ऐसा व्यवहार करो, ऐसा व्यवहार करो, ऐसा व्यवहार करो, ऐसा व्यवहार करो, दुनिया दुश्मन है, दुनिया में भक्षक घूम रहे हैं, दुनिया में ये है, दुनिया में वो है। और जब तक लड़की 3-4 साल की होना शुरू होती है, जब वो थोड़ा थोड़ा समझना शुरू हो जाती है, 5-6 साल की लगा लो, 7 साल की लगा लो, जब वो बच्चा थोड़ा सा समझना शुरू कर देता है, धीरे 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 उसको इतना ज्यादा समझा दिया जाता है कि 13, 14, 15 साल की उम्र तक आते आते लड़की ये सोचना शुरू कर देती है कि यही मेरी नियति है और बाहर जो मेरे दुश्मन और भक्षक खड़े हुए हैं उनसे अगर मैं बचना चाहती हूं तो मैं केवल और केवल इसी व्यवस्था के अनुसार बच पाऊंगी जो कि इस समय पर मौजूद है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर सोच कर देखिए, वो लड़की पैदा नहीं हुई थी, उसे पढ़ा पढ़ाकर वैसी शिक्षा दे देकर वैसी लड़की बना दिया गया है। इसीलिए यूपीएससी जैसे जो ऑर्गेनाइज यूपी जैसी एससीए के एग्जाम में भी अक्सर ये टॉपिक समाज शास्त्र में लिखवाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि महिला पैदा नहीं होती, उसे बनाया जाता है। उसको वो रीति रिवाज सिखाए जाते हैं, उस पर थोप दिए जाते हैं और उसको ये समझाया जाता है कि अगर आप ये रीति रिवाज तोड़ते हुए पकड़े गए, अगर आप ये रीति रिवाज तोड़ते हुए पकड़े गए या गलती से भी आपसे टूट गया तो वो जो पुरुष है, जो आपके घर में आपके पिता, आपके भाई या आपके हस्बैंड के रूप में है या कई बार बेटे के रूप में भी है, वो आपकी पिटाई कर सकता है। वो मानसिकता बना दी जाती है और उसको अगर पिटाई हो भी जाती है तो उसको ये समझाया जाता है कि तेरे से गलती हुई, उसने जो किया वो बिल्कुल ठीक था, तेरी नियति ही ये है। ये मानसिकता हर समाज में बनाई जाती है। ये मानसिकता हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, ईसाइयों में भी है।
और उनको ये कहा जाता है क्योंकि औरत को मर्द की प्रॉपर्टी समझा गया, तो औरत को चेहरा तक ढकने, चेहरा ढकने, चेहरे के ऊपर लिबास लगाने और उसको अपने सारे शरीर के अंगों को ढककर बाहर निकलने के लिए कहा गया कि कहीं कोई नजर ना पड़ जाए, क्योंकि आप तो एक मर्द की प्रॉपर्टी है। ये तीनों समाजों में है, किसी एक समाज में नहीं है, और जानबूझकर इनके लिए इतने हाई स्टैंडर्ड्स इकट्ठे कर दिए जाते हैं। जैसे हिंदू समाज के अंदर देवी स्थापित कर दी गई, तो इस्लाम के अंदर इसी प्रकार की बहुत सारी महिलाओं का एग्जाम्पल दिया गया कि भाई देखो असलियत में मामला क्या है, और तीसरी तरफ एक मामला क्या है। और तीसरी तरफ यदि आप देखते हैं तो ईसाइयों के अंदर भी महिलाओं को मैडम मरियम से लेकर बहुत सारे उदाहरण ऐसे दिए जाते हैं कि वो इतनी महान महिलाएं थी जिन्होंने अपने शरीर को किसी पर पुरुष के साथ हाथ भी लगाने नहीं दिया, और उन्होंने बहुत हाई स्टैंडर्ड्स, बहुत उच्च जो मामले थे वो सेट किए, बहुत उच्च मानदंड स्थापित किए, बहुत हाई स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश किए। दोस्तों, असलियत में यहीं से महिला की वो जो गुलामी है वो शुरू होती है। मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा, यहां उस गुलामी की बात कर रहा हूं। तो सवाल ये है कि महिला को मानसिक रूप से आपने गुलाम बना दिया, यानी मेंटल स्लेव बना दिया, एक जिसे कहते हैं ना मेंटल स्लेव बना दिया, कि मेंटली उसको आपने एक जो है स्लेव यानी कि एक गुलाम बना के खड़ा कर दिया। अब वो उस गुलामी को, उस जंजीर को अपनी नियति समझ बैठी है। अब सवाल ये है कि, और यही कारण है भारतीय समाज में भी ऐसे बहुत सारे हिंदू व्यवस्थाएं मिलेंगी जहां पर घूंघट को खोलते ही महिलाओं के साथ पुरुष जो है वो हिंसा करना शुरू कर देता है। अब सवाल, और यही एक कारण है कि मैंने ऐसे बहुत सारे गांव भी देखे हैं। मैं एक बार जयपुर के एल्बर्ट हॉल घूमने गया, वहां पर टिपिकल राजस्थानी महिला अपने राजस्थानी ड्रेस में घूंघट काट के आई हुई है, घूंघट निकाल के आई हुई है। मुझे उसकी घूंघट निकालने पर कोई समस्या नहीं है, लेकिन असलियत में जब उसका हस्बैंड भी कह रहा है, मैं अपने परिवार के साथ था, एल्बर्ट हॉल घूमने गया था म्यूजियम, तो मैं अपने परिवार के साथ था, उसका हस्बैंड भी कह रहा है यहाँ घूंघट खोल लो, यहाँ तो कोई आपका जानकार नहीं है। हस्बैंड शायद पढ़ा लिखा, थोड़ा सा पढ़ा लिखा लड़का लग रहा था, तो कहती है नहीं मुझे शर्म आती है, मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। ये वही बुर्का है, इसी मानसिकता को जो एक हिंदू महिला के बारे में है, वही मानसिकता एक मुस्लिम महिला की विकसित कर दी गई। यही माइंडसेट विकसित कर दिया गया कि यदि कोई पराया मर्द आपके चेहरे को, आपके शरीर के अंगों को, आपके बालों तक को देख लेगा तो आप अपवित्र हो जाएंगे या कुछ ऐसा है। यानी यहां इस घूंघट को धर्म से जोड़ दिया और औरत के अंदर एक ऐसी शर्म विकसित कर दी, ऐसी शर्म विकसित कर दी कि अब वो उस शर्म, मतलब वो उससे बाहर निकल ही नहीं पा रही, यहां तक कि उसका हस्बैंड भी अगर कह रहा है तो भी नहीं निकल पा रही। तो ये तो हो गया एक औरत की मानसिकता जो दुनिया के लगभग हर धर्म में एक जैसी है, चाहे वो ईसाई हों तो ईसाइयों के अंदर भी नन बहुत सारी ऐसी हैं जिन्हें अपना चेहरा ढक के रखना पड़ता है, और शायद वो कैथोलिक हैं या ऑर्थोडॉक्स हैं जो बिल्कुल अपना चेहरा क्या आंखों के ऊपर भी जालियां लगा के रखती हैं कि हमारी आंखें तक किसी को ना दिख जाए। तो एक ये माइंडसेट हो गया जिसे मैं धर्म का मामला कह रहा हूं। लेकिन अब यहां भारत में अगर पर्दा है तो पर्दे और बुर्के में फर्क क्या है? असलियत में यहां मानसिकता धर्म की संस्कृति से जुड़ी हुई आ जाती है। असलियत में संस्कृति जो है वो एक अलग चीज, संस्कृति से जुड़ी हुई यानी कल्चर से जुड़ी हुई आ जाती है। पर्दे का एक और इस्तेमाल नॉर्मली भारत में भी महिलाएं करती हैं। कब? जब वे धूप में निकलती हैं, स्कूटी के ऊपर पूरा चेहरा अपने पूरे हाथ ढकने के बाद वो बाहर आज भी निकलती हैं ताकि टैनिंग ना हो जाए। तो असलियत में जो हम पर्दे की बात कर रहे हैं वो वास्तव में उस पूरी की पूरी संभावना है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस पर्दे की हम बात कर रहे हैं, असलियत में ये जो पर्दा है ये कहीं ना कहीं भौगोलिक परिस्थितियों यानी ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है। वो क्यों रिलेटेड है? क्योंकि अगर आप देखेंगे भारत के अंदर अगर गर्मी है तो बहुत ज्यादा धूल उड़ती है, बहुत धूल उड़ती है, और उत्तर भारत में तो खासकर बहुत ज्यादा धूल उड़ेगी। दक्षिण भारत में नहीं उड़ती, तो ये पर्दा प्रथा दक्षिण भारत में सामान्यतः नहीं है।
उत्तर भारत में ये सामान्यतः मानी गई है बहुत ज्यादा। कारण उसका, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो गर्मियों के अंदर जिस तरीके से तेज हवा चलने के साथ साथ धूल उड़ती है और एक उबाल देने वाली धूल होती है, उससे अपने शरीर को बचाए रखने के लिए आदमी भी सर ढकता है, औरत भी सर ढकती है। आदमी भी अपने चेहरे के आसपास कपड़ा बांधे रखता है ताकि धूल से उसका चेहरा बचा रहे। औरत भी कपड़ा बांधे रखती है। यहां तक कि गर्मी के अंदर अगर मुझे स्कूटर पे निकलना पड़ेगा तो मैं भी वैसे ही एक कपड़े से अपने चेहरे को ढक के आगे निकलूंगा ताकि मैं धूप से और टैनिंग से बचूं। इसीलिए महिलाओं को पर्दा दिया गया। अब वही काम अगर आप अरब देशों के अंदर देखें तो वहां पर भी है। अरब देशों में देखो तो अरब देशों के अंदर ये जो बुर्का स्टाइल एक कपड़ा है जो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में ऊपर से नीचे तक पहना जाता है, वहां की महिलाएं और पुरुष दोनों पहनते हैं। पुरुष भी वहां पर आपको सर ढक के रखे रहेंगे और दिखाई देंगे, और महिलाएं भी सर ढक के दिखाई देंगी। वहां पर पुरुष भी कहीं ना कहीं गर्मी के मौसम में या दोपहर के समय पर, या जैसे ही अगर वो जा भी रहे हैं तो धूल से बचने के लिए अपने चेहरे के ऊपर नकाब लगाए रखते हैं, और केवल अक्सर आपने फिल्मों में भी देखा होगा वो नकाब उतारता है, वरना वो नकाब ढक के ऐसे चल रहे होते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का सीधा सीधा कारण दोस्तों यही है कि असलियत में धूल से बचना उनकी जरूरत होती है। अंदर जो भी कपड़े पहने हैं उनमें धूल ना चली जाए तो ऊपर एक लबादा सा पहन लिया जाता है। वही लबादा महिलाओं में भी है और पुरुषों में भी। तो सवाल ये है, और उसके साथ साथ इस कपड़े के अंदर जो हवा होती है वो एक वाटर के मतलब एक टेम्परेचर इंसुलेटर की तरह काम करती है कि जो बहुत गर्म हवा चलने वाली होगी वो हवा अगर अंदर मतलब अंदर भी एक हवा होगी तो वो टेम्परेचर को मेंटेन करती है शरीर के साथ, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगती है। वहां शुष्क है, यानी बहुत ज्यादा जो है क्या नाम है, सूखा है। तो इस मतलब जो बहुत ज्यादा एरिड एटमॉस्फेयर है, मतलब सूखी हवा ज्यादा है। अब उसका असर क्या हुआ दोस्तों? उसका असर सीधा सीधा यहां पर यह होता है कि पहन लिया गया। अब महिलाएं भी पहनती हैं, पुरुष भी पहनते हैं। तो सवाल यही है, जो वो महिलाएं और पुरुष पहनते तो उसमें कलर का इतना डिफरेंस क्यों है कि महिलाओं को काले रंग का दिया गया और पुरुषों को सफेद रंग का दिया गया? तो इसका भी एक लॉजिक सिंपली मैंने जब पूछा तो एक इस्लामिक स्कॉलर ने ही, बहुत अच्छे मतलब जामिया के पढ़े हुए स्कॉलर ने बताया कि यार असलियत में ये जो बुर्के के ऊपर की बात बता रहा हूं कि असलियत में दोपहर को तो कोई ट्रैवल करता नहीं था। लोग या तो सुबह 5 बजे ट्रैवल करेंगे या फिर सांझ ढले ट्रैवल करेंगे लगभग 5 बजे के पास, या और सबसे ज्यादा कोशिश ये होगी कि जो मून लाइट होती है, चांद की रोशनी होती है, उसमें ट्रैवल किया जाए ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि मून लाइट में क्या होता है कि गर्मी भी नहीं लगेगी, सर्दी मतलब रात के ठंडे ठंडे मौसम में आप लंबी से लंबी दूरी तय कर लेते हैं। अब ऐसे में जब आपको किसी एक दिशा में जाना होता था और आप टीले के ऊपर से जा रहे होते थे तो साधारण तौर पर क्या होता था, पुरुष जो है वो टीले की ऊंचाई पर चलेगा और चंद्रमा की रोशनी में ज्यादा चमकेगा, और महिला जो है वो सीधी इसके पीछे ना चल के इस तरफ को चलेगी, यानी यहां, ताकि अगर कोई व्यक्ति यहां खड़ा है तो वो इस महिला को पहचान ना पाए, देख ना पाए, और उसे लगे कि वो परछाई के रूप में है। वो महिला वास्तविक नहीं है, वो परछाई के रूप में है, या केवल पुरुष जा रहे हैं। तो ये भी एक तरीके का धोखा देने की कोशिश की जाती थी कि महिलाएं जो हैं वो रात के अंधेरे में छाया वाली तरफ चलेंगी अपने पुरुषों को देखते हुए, ताकि जो दूर खड़े हुए लुटेरे या अनजान लोग हैं उनसे बचाया जा सके, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस वगैरह तो कुछ होती नहीं थी। तो ये असलियत में जब हजारों सालों से या सैकड़ों सालों से जब चल रहा होगा तो ये कपड़े वहां की संस्कृति का हिस्सा बन गए। धर्म का हिस्सा नहीं है दोस्तों, ये संस्कृति का हिस्सा है। दिस इज द पार्ट ऑफ कल्चर। अब यहीं से कलेश शुरू होता है। अब अनपढ़ गवार गधे लोग जो हैं असलियत में वो धर्म, जो रिलीजन होता है उसका सिद्धांत होता है, एक प्रिंसिपल होता है। हर धर्म का अपना एक सिद्धांत होता है, उसे वो सिद्धांत समझ में नहीं आता। हर धर्म ये कहता है कि उस प्रिंसिपल, उस सिद्धांत के अनुसार अपने जीवन को संवारो। लेकिन लोग गधे हैं,
धर्म बहुत पवित्र है, लोग गधे हैं। लोग उस धर्म में से सिर्फ वो चीज निकालते हैं जो उन्हें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, और वो सिद्धांत यानी प्रिंसिपल को समझने की जगह वो व्यक्ति सीधा सीधा केवल और केवल कॉपी करने की कोशिश करता है कि मेरे नबी ने ये कपड़े पहने तो मैं वैसे कपड़े पहनूंगा, मेरे भगवान ने ये कपड़े पहने तो मैं वैसे कपड़े पहनूंगा। भाई ये दोनों धर्मों में है, क्रिश्चियंस में भी है कि वो अगर सूली पे लटके तो मैं क्रॉस लगा के चलूंगा, वो अगर ऐसे कपड़े पहनते थे तो मैं ऐसे पहनूंगा। तो लोग वास्तव में धर्म के सिद्धांत को नहीं समझते, लोग धर्म को कॉपी करना शुरू कर देते हैं, जे कि जैसा मेरे धर्म प्रचारक ने या भगवान ने किया मैं भी अगर वैसा ही करूंगा तो मुझे भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। कहना ठीक भी है कि जैसा जीवन उन्होंने जिया अगर वैसा जीवन मैं जीऊंगा तो मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, मुझे स्वर्ग प्राप्ति होगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि आप उस जीवन को उस सिद्धांत पर जीने की जगह अब आप केवल कपड़े कॉपी कर रहे हो, केवल आप अपनी दाढ़ी मूछ या इस प्रकार के कपड़े या प्रतीकों को कॉपी कर रहे हो। और जब आप प्रतीकों को ही कॉपी करना शुरू कर देते हैं, उसके सिंबल्स को कॉपी करना शुरू कर देते हैं, तो वहां वो धर्म धर्म ना रह के एक ढोंग रह जाता है, और वो दुनिया के हर धर्म में है। आपने तिलक लगाया और तिलक लगाने की आपको पता नहीं कि उसके पीछे का सिद्धांत क्या है। आपने कान में बालियां पहनी लेकिन उसके पीछे का सिद्धांत नहीं पता। आपने मांग में सिंदूर लगाया लेकिन पीछे का सिद्धांत नहीं पता। चूड़ियां पहनी, उसका साइंटिफिक रीजन नहीं पता। कमरबंद बांधा, उसका साइंटिफिक रीजन नहीं पता। पैरों के अंदर बिछुए पहने, उसका साइंटिफिक रीजन नहीं पता, और आपने केवल पहन लिए। यहीं से आपकी समस्या शुरू होती है। आपने कपड़े केवल पहन लिए। अब जब आपने कपड़े केवल पहन लिए और समस्या समझ व्यवस्था नहीं समझे तो वो कपड़े आपको चुभेंगे भी, परेशान भी होंगे और सारे काम होंगे। यही चीज यहां इस्लाम के अंदर भी बुर्के के साथ है। असलियत में इस्लाम के सिद्धांतों को यदि ईमानदारी से मान लिया जाए तो गीता और कुरान में आपको बहुत ज्यादा अंतर नहीं लगेगा, लेकिन आप उन सिद्धांतों को मानने की जगह वहां पर उसके केवल प्रतीकों को यानी उसकी केवल कॉपी कर रहे हैं और कपड़ों के अंदर धर्म को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अब प्रोजेक्ट कर दिया जाता है कि ये जो कपड़े हैं यही मेरा धर्म है और मैं इसे पहनूंगा और यही कपड़ों की वजह से ही मेरा धर्म सुरक्षित रहेगा, बाकी मैं सिद्धांत मानूं या ना मानूं वो तुम देख लो। अब यहां से महिला और साथ में धर्म अगर आ जाता है तो तीसरा एक पार्ट आ गया, यानी हमने ये दो चीजें समझ ली। अब जब हम ये दो चीजें समझ लेते हैं तो वास्तव में बुर्का जो है वो भूगोल के अनुसार संस्कृति का भाग था। उसे लोग अनजाने में सही, अज्ञानता के चलते ही सही, वहां उसे धर्म का प्रतीक मानकर, धर्म का हिस्सा मानकर उसको फॉलो कर रहे हैं। सिद्धांतों से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। भगवान ने, नबी ने जो भी कहा उससे कोई मतलब नहीं है। कुरान में क्या लिखा है उससे कुछ खास मतलब नहीं है। कुरान के अनुसार कैसे जिंदगी जीनी चाहिए उससे कुछ खास मतलब नहीं है। केवल और केवल क्योंकि धर्म प्रचारकों ने और इन सब ने धर्म को वो कपड़े पहने थे तो हम वो कपड़े पहन के ही स्वर्ग पहुंचेंगे या जन्नत पहुंचेंगे, केवल इतना कहा गया है, जो कि अब मानसिक व्यवस्था समझ लीजिए। अब सवाल ये है, यहां ये धार्मिक मामला नहीं है स्पष्ट रूप से। अब यहां राजनीति कैसे आ जाती है? तो असलियत में आप उम्मीद देखिए थोड़ा सा कि कर्नाटक में चुनाव कब है, इलेक्शन कब है। मेरे हिसाब से या तो 22 में होंगे या 23 में होंगे, दोनों में से किसी एक साल इलेक्शंस है, मेरे को याद नहीं है कब है, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि कर्नाटक में इलेक्शंस हैं। तो कर्नाटक में जैसे ही इलेक्शंस होते हैं, एक तो क्या नाम है, टीपू का मामला खड़ा हो जाएगा, एक कहीं ना कहीं ये जो बुर्का इशू है ये खड़ा हो जाएगा। मैं ऐसा आज से नहीं, मैं ऐसा पिछले कई साल से देख रहा हूं कि ये जो कर्नाटक में जो बुर्के का विवाद है, बुर्के के अंदर असलियत में बहुत सी लड़कियां वापस आकर उसी समय पर दावा कर देती हैं कि हम बुर्का पहनेंगे, और उसी के विपक्ष में एक समूह ऐसा खड़ा हो जाता है, एक समूह ऐसा खड़ा हो जाता है कि अगर इसको बुर्का पहनने का अधिकार है तो मैं भी भगवा दुपट्टा लेके आऊंगी।
ऐसा नहीं है कि ये सरकारें जो है मेरे को इनसे शिकायत नहीं है। हम जब पीसीएस के एग्जाम देते थे तो ये चीज बहुत नोट करने लायक है, और कई बार एक आम आदमी के तौर पर यदि सोचा जाए तो मैं इस मामले को मैं आपको बताना चाहूंगा। और सरकारें इस मामले को बनाए रखना चाहती हैं, तूल दिए रखना चाहती हैं, और या फिर यूं कहें कि सरकार हमेशा इस मामले में पक्षपात करती हुई कई बार नजर भी आती है। उदाहरण मैं देता हूं, हम जब पीसीएस के एग्जाम्स दे रहे होते थे, यूपीएससी और पीसीएस के, तो अक्सर पीसीएस के एग्जाम्स में और खासकर एमपी के पीसीएस के एग्जाम्स में मैंने एक चीज बड़ी अजीब सी देखी कि जितने भी हिंदू विद्यार्थी थे उन सबके कलावे काट दिए गए, उज्जैन के अंदर बंधा हुआ धागा काट दिया गया, औरतों की चुन्नी तक उतारवा दी गई, औरतों की चुन्नी, लड़कियों की चुन्नी उतरवा दी गई, और यहां तक कि बहुत से लड़कों से तो टी शर्ट तक उतरवा दी गई, क्योंकि नकल की संभावना ज्यादा थी। लेकिन जैसे ही वहां क्लास के अंदर बुर्के का मामला आया तो वो नहीं उतरवाया गया। एक आम हिंदुस्तानी की तरह आप समझकर देखिए, आम हिंदुस्तानी की तरह चुन्नी को पकड़ के खींच के उतार देना, कलावा काट देना, कैंची से काट देना बहुत तरीके के साथ, यहां तक कि मंगलसूत्र तक उतरवा देना, और दूसरी तरफ चेहरा अगर पूरा ढका हुआ है तो आप उस चेहरे के बुर्के के अंदर चेहरे की चेकिंग तक नहीं करना। मेरे सामने का मामला है कि लड़की ने बुर्का पहना हुआ, चेहरा ढका हुआ, कौन पेपर दे रहा है पता नहीं, आपने चेहरा चेक ही नहीं किया क्योंकि एग्जामिनर मेल था। भाई मेरे सामने तो फीमेल नहीं आई, ये पक्का है, मेरे सामने कोई फीमेल एग्जामिनर नहीं आई, ये पक्का है। तो असलियत में सरकार की गलती यह है कि सरकार इस मामले में बच के निकलना चाहती है। अब वहां वो महिला वही लड़की थी जो कि पेपर दे रही थी, या उसकी जगह कोई संभावित पुरुष भी हो सकता है, इसका एक सवालिया निशान बना रहेगा। अब समस्या यहां पर यह आ जाती है कि बुर्का वास्तव में धर्म का हिस्सा नहीं है, धर्म का एक प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाने वाली व्यवस्था है। और जब इस बुर्के को आप व्यवस्था से भी ऊपर मानकर चलना शुरू कर देते हैं और व्यवस्था को कोऑपरेट नहीं करते, एग्जामिनर को कोऑपरेट नहीं करते, चेकिंग को कोऑपरेट नहीं करते, और ये कहें नहीं पर पुरुष को मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगी चाहे कुछ हो जाए, तो मैडम जब आप एसडीएम बनेंगे तब क्या आप इसी तरीके से, मैं कई बार सवाल पूछा मैंने फिर कईयों से और इसका कोई जवाब नहीं है, कि कल जब वही लड़की जो उस समय पेपर के अंदर बैठी हुई है उसका चेहरा तक आपने चेक नहीं किया, कल को वही लड़की जब एसडीएम बनेगी तो क्या वो चेहरा दिखाएगी? बहुत से बच्चों ने विरोध किया, बहुत से लड़कों ने विरोध किया, लड़कियों ने विरोध किया, तो धमकी क्या आई, बेटा एक केस बनेगा नेतागिरी निकल जाएगी। ये मेरा अपना मामला बता रहा हूं, अपनी आंखों देखा मामला बता रहा हूं। खुले तौर पर धमकी मिली, एक केस बनेगा और सारी राजनीति निकल जाएगी, चुपचाप पेपर दे लो। वो सच में एक मेरे दिमाग पे एक इंप्रेशन क्रिएट हो गया था। तो ये आम विद्यार्थी के दिमाग में इंप्रेशन रहेगा कि आप अपने धार्मिक प्रतीक को कहीं ना कहीं व्यवस्था से भी ऊपर समझ रहे हैं। तो यहां विधि विधान से भी जब आप ऊपर समझेंगे तो यहां से कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है कि आपके अंदर धार्मिकता का मामला इतना बढ़ा दिया गया कि अब आपने व्यवस्था से भी ऊपर अपने आप को समझना शुरू कर दिया कि हम कुछ भी हो जाए ये नहीं करेंगे, मेरी मर्जी होगी उतारूंगी, नहीं मर्जी होगी नहीं उतारूंगी बुर्का। और यानी उस बुर्के का मिसयूज किया जा सकता है कम से कम सिस्टम में। तो अब यहां पर भाई सीधी सी बात है, लड़की एसडीएम बन गई, अब उस लड़की की जगह कौन एसडीएम की नौकरी कर रहा पता ही नहीं। अगर आपने बुर्का पहन के ही नौकरी करनी होगी तो क्या पूरा बुर्का मुंह ढक के ही नौकरी की जा सकती है? फिर तो इस्लाम में नौकरी करना भी जायज नहीं, तो आप पेपर देने क्यों आए थे? महिलाओं को तो घर में रहना चाहिए, तालिबान में देखा जा सकता है।
महिलाओं को घर में रहना चाहिए, तालिबान में देखा जा सकता है। एक तरफ आप अपना ये अधिकार क्लेम कर रहे हैं कि समानता का अधिकार है, तो समानता के अधिकार में जो समान व्यवस्था बनाई गई है उसे भी तो मानना चाहिए। अब ये मामला सामान्य तौर पर होता है, मैंने अपनी आंखों देखी, कहीं देखा तब मैंने आपको बताया, लेकिन ये मामला निरंतर ना उठकर केवल केवल चुनावों के समय में जब उठता है तो वास्तव में वहां पर जिन पार्टियों को मुसलमानों से दिक्कत है या मुसलमानों का वोट चाहिए वो इस मामले में एक पक्ष में बोलेंगे, और जिनको मुसलमान के विरोध में बोलकर वोट मिलेगा वो दूसरे पक्ष में होंगे, और यहां से पोलराइजेशन हो जाएगा, यहां से पोलराइजेशन हो जाएगा। और पोलराइजेशन होने की वजह से लोगों को यह वास्तविकता लगेगी, और एक आम हिंदू और कट्टर हिंदू होगा और उसे ऐसा लगेगा उसके अधिकार मारे जा रहे हैं, और एक आम मुसलमान और कट्टर मुसलमान होगा और वो ये कहेगा मेरा बुर्का पहनना अधिकार है। जो अनपढ़ कमजोर होगा वो तो कहेगा मेरा तो अधिकार है। धर्म के सिद्धांतों से इन्हें मतलब नहीं है कि वास्तव में कुरान के अंदर धार्मिक सिद्धांत क्या दिए गए हैं, उसमें आपको कोई मतलब नहीं है। बस आपको बुर्का पहनना है और ये मेरा अधिकार है, समानता का अधिकार है, लेकिन समान व्यवस्था को नहीं मानूंगा। यहां से दो समूहों के बीच में द्वेष पैदा हुआ, और जब दो समूहों के बीच में द्वेष पैदा हुआ तो यहीं से व्यवस्था आपसी मतलब जिसे कहते हैं सांप्रदायिकता में बदलती है। और जब यहां सांप्रदायिकता में बदलती है तो एक पक्ष भगवा दुपट्टा पहन के आता हुआ दिखाई देता है, और दूसरा पक्ष बुर्के के लिए लड़ाई करता हुआ दिखाई देता है। जब दोनों व्यवस्थाएं, और भाई इतना ही अगर बुर्का ही पहनना है तो उस समय पर जो अरब कल्चर था उसमें लड़के भी तो वही फ्रॉक सी और सफ़ा पहन के घूमते थे। वो जालीदार टोपी का तो कोई दूर दूर तक मतलब ही नहीं था। मैंने पूरा अर्तुगरुल गाजी देखा तो वहां पर कोई मतलब नहीं है जालीदार टोपी का। मैंने अरब देशों को देखा तो वो जालीदार टोपी नहीं पहनते, वो ईरान में देखा तो जालीदार नहीं पहनते, अफगानिस्तान में देखा तो जालीदार नहीं पहनते, बल्कि जालीदार टोपी तो यहूदी पहनते हैं। तो ये क्या नाम है, महिला और पुरुष में भेदभाव क्यों? वो भेदभाव इसलिए क्योंकि असलियत में एक खेल चल रहा होता है, और वो खेल होता है ज्यादा से ज्यादा सामाजिक विभाजन किया जाए, और जितना ज्यादा सामाजिक विभाजन दिखाई देगा, जितना स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, जितना ज्यादा सामाजिक विभाजन दिखाई देगा और जितना स्पष्ट रूप से दिखाई देगा उतना ज्यादा आपको लाभ होगा। किसको? इन राजनीतिज्ञों को। उतना ज्यादा इन राजनीतिज्ञों को लाभ होगा। बात समझ में आ गई? उतना ज्यादा उन राजनीतिज्ञों को लाभ होगा, और जितना ज्यादा आप सड़क पे चलते हुए एक दूसरे को पहचान पाएंगे कि ये देख, ये बुर्के में या टोपी में तो पक्का मुसलमान होगा, ऐसे में इनको टारगेट किया जाए। ये तिलक लगा रखा है, टोपी पहन रखी है, जनेऊ पहन रखा है, या ऐसे कोई भगवा कपड़े पहन रखे हैं तो ये पक्का हिंदू होगा। तो जो अगर भगवा पहना हुआ लड़का होगा पक्का हिंदू, वो मुसलमानों के इलाके में जाएगा तो एक आधा मुसलमान या मुसलमान के समूह के सामने पड़ेगा तो एक आधा छींटाकशी करेगा, विद्वेष बढ़ा। वहीं अगर टोपी पहना हुआ बंदा हिंदू बहुल इलाके में या हिंदुओं के समूह के सामने पड़ जाएगा तो वहां पंगा होगा और विद्वेष बढ़ेगा। जब ये दोनों तरफ से विद्वेष बढ़ेगा तो यहां यदि कोई विदेशी ताकत आकर इनके जलूस के ऊपर या नगर कीर्तन के ऊपर या कहीं पर भी ताजिए के ऊपर जरा सी पत्थरबाजी करवा दे कुछ असामाजिक तत्वों को पैसा देकर, यकीन मानिए दोस्तों पूरी व्यवस्था चौपट हो जाएगी। या वहीं से दंगे भड़कने शुरू होते हैं, वहीं से दंगे भड़कने शुरू होते हैं। जब पूरी व्यवस्था चौपट हो जाएगी, पूरा सब कुछ तूफान मच जाएगा, तो वहां से दंगे भड़कने शुरू होंगे और सामाजिक विद्वेष फैलेगा, समाज में विभाजन होगा, दंगे भड़केंगे। और अगर इन दंगों को ना समेटा जाए और लोगों के अंदर की जो दुर्भावनाएं हैं, गलत भावनाएं हैं, उनको ना रोका जा गया तो यकीन मानिए देश में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। कहीं धर्म संसद वाले भौंक रहे होते हैं, कहीं ओवैसी भौंक रहा होता है, और समाज को लगता है कि ये दोनों उनके हितकारी हैं, लेकिन वास्तविकता ये है ये सिर्फ नेता हैं और अपनी राजनीतिक रोटी सेक के निकल लेते हैं।
आम आदमी गलियों के अंदर मरता फिरता है और विदेशी ताकतें जो है वो फायदा उठाती हैं। विदेशी ताकतें इस चीज का फायदा उठाती हैं। तो वास्तव में अगर आप देखें तो विभाजित समाज, अगर आप भारत को एक बहुत ही संपन्न राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं तो आप लोग इतना समझ लीजिए कि आप कभी भी विभाजित समाज के साथ, बटे हुए समाज के साथ देश को आगे नहीं ले जा सकते। और ये जो बुर्का का मामला है, जो धार्मिक नहीं सांस्कृतिक है और अरब की संस्कृति है और महिलाओं की आजादी से जुड़ा हुआ मामला है, महिलाओं की आजादी से जुड़ा मामला है, उसे धार्मिक रंग देकर, चुनावी फायदे उठाकर विदेशियों के हमारे समाज को विभाजन करने की जो साजिश है, सभी पार्टियां उसमें शामिल हैं। लेकिन पार्टियों की एक मजबूरी है कि उन्हें हर हालत में कैसे भी करके, इलेक्शन जीतना होता है और इस इलेक्शन को जीतने के लिए वो हर संभव प्रयास करती है। और वो जो हर संभव प्रयास की प्रक्रिया है, उसी में ये बुर्का विवाद है। बस दोनों समाजों को समझना पड़ेगा कि असलियत में सच्चाई क्या है। महिलाओं को, बहनों को जरूर समझना पड़ेगा कि आपकी आजादी का मामला है। आप खुद सोच कर देखिए, अगर इतना ही बुर्का सही होता तो इस बुर्के के नाम पर पिटाई ना होती। और जहां तक मेरे को भी थोड़ा बहुत ज्ञान है कि जितना अरब देशों के अंदर महिलाओं को प्रॉफेट मोहम्मद के समय पर आज़ादी थी, आज के दिन उनकी वो सारी आज़ादी छीन ली गई है। आप किताबें उठाकर देखेंगे तो पता लगेगा कि प्रॉफेट मोहम्मद की एक वाइफ बिजनेस करती थी और खुलकर बहुत बढ़िया बिजनेस करती थी, बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन थी। तो वहां पर्दे का तो कोई मतलब ही नहीं था। और जहां तक है तो शर्म की बात, तो शर्म इंसान की आंखों में होनी चाहिए, ना कि आपके कपड़ों में। अगर इंसान की आंखों में शर्म है तो सामने अगर कोई बिना कपड़ों के भी आ जाएंगे तो भी नजर झुक जाएगी। और अगर आंखों में शर्म नहीं है तो कपड़ों के अंदर से भी देखने की कोशिश करेंगे। कपड़े पहने भी होंगे तो भी उसके आर पार घूरने की कोशिश करेंगे। तो ये मामला धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये केवल मानसिकता से जुड़ा हुआ मामला है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे राजनीतिक दलों ने बढ़ा के हमारे सामने रख दी है। आगे जो भी होगा, मेरे अपने ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि असलियत में जो मैंने कहा वो ठीक है या नहीं है। मेरे को देश बनाना है, मेरे को देश से बात करनी है। मैं हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर बात कर रहा हूं। मैं हर मुसलमान से मुसलमान की तरह और एक हर हिंदू से हिंदू की तरह बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं भारतीय से बात करना चाहता हूं। धन्यवाद।